नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास अशोक कुमार गुप्ता जी का लिखा हुआ एक बहुत ही दिलचस्प लेख है। इसका टाइटल है एक्शन, एबिलिटी और जीवन का सच्चा मार्ग। और ये लेख ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछता है कि हम अपनी जिंदगी की कहानी के सिर्फ किरदार हैं या फिर उसके लेखक। लेखक जो एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं और मोटिवेशनल राइटर भी, उनका मानना है कि हम सब अपनी कहानी के लेखक हैं। तो आज की चर्चा में हम उनके दिए हुए उन 3 औजारों को समझने की कोशिश करेंगे जिनसे ये कहानी लिखी जाती है। जिम्मेदारी की कलम, काबिलियत की स्याही और मुश्किल फैसले लेने का साहस। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी लिखी कैसे जाती है। लेखक एक बहुत ही दमदार बात से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया आपको याद रखे, इसके सिर्फ 2 ही तरीके हैं। या तो कुछ पढ़ने लायक लिख जाइए या फिर कुछ लिखने लायक कर जाइए। और यही इस पूरी चर्चा का सार है एक तरह से। क्या आप सिर्फ कहानी पढ़ेंगे या कहानी बनेंगे? लेखक का मानना है कि जन्म और मृत्यु के बीच जो कुछ भी है वो हमारा कैनवस है और उसका पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। ये सुनने में बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही एम्पावरिंग विचार है। लेकिन यहीं पर मेरा पहला सवाल आता है। कंट्रोल हमारे हाथ में है, ये कहना तो आसान है, पर जब रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें गलत होती हैं, ट्रैफिक में फंस गए, मीटिंग खराब हो गई, कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो हमारा पहला रिएक्शन होता है कि किसी और को या हालात को दोष दे। इस कंट्रोल का एहसास असल में हो कैसे? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर लेखक अपना पहला औजार सामने रखते हैं, जिम्मेदारी। उनकी एक लाइन है, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, ली जाती है। इसका मतलब सिर्फ गलतियों को मानना नहीं है, इसका गहरा मतलब है अपनी जिंदगी के हर नतीजे की ओनरशिप लेना। जब आप कहते हैं मैं ट्रैफिक की वजह से लेट हुआ, तो आप अपनी शक्ति ट्रैफिक को दे देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे जल्दी निकलना चाहिए था, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो शक्ति वापस आपके हाथ में आ जाती है। आप हालात के शिकार नहीं बल्कि अपने एक्शन के ड्राइवर बन जाते हैं। ये बात तो समझ आती है। लेकिन लेखक इसे एक और लेवल पे ले जाते हैं जो थोड़ा चौंकाने वाला है। उन्होंने लिखा है, आपका बचपन गरीबी में बीता, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। लेकिन अगर आपके माता पिता का पूरा जीवन गरीबी में बीत जाए तो इसकी 100% जिम्मेदारी आपकी होगी। सच कहूं तो ये लाइन पढ़कर एक झटका सा लगता है। ये सुनने में थोड़ी कठोर है और शायद कुछ लोग इससे सहमत ना हो। ये एक बहुत बड़ा बोझ डालने जैसा नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि ये कठोर क्यों लगता है, लेकिन इसका उद्देश्य किसी पर दोष मढ़ना या बोझ डालना नहीं है, बल्कि किसी की काबिलियत को जगाना है। इसे इस तरह से सोचकर देखिए। मान लीजिए किसी के माता पिता ने मजदूरी करके हर मुश्किल सहकर उसे पढ़ाया लिखाया। अब वो व्यक्ति एक अच्छी नौकरी कर रहा है, अपने पैरों पर खड़ा है। लेखक के अनुसार जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि वो अपने अतीत को कोसे, बल्कि यह है कि वो अपनी इस नई काबिलियत का इस्तेमाल ये सुनिश्चित करने के लिए करे कि उसके माता पिता को अब वो मुश्किलें ना देखनी पड़ें। ये बोझ नहीं है, ये तो एक तरह से कृतज्ञता दिखाने का, अपनी काबिलियत को एक मतलब देने का एक मौका है। ये उस लिखने लायक काम की, आप कह सकते हैं, पहली पंक्ति है। ये जिम्मेदारी एक तरह से हमारे कर्मों को एक मकसद देती है। बिल्कुल। ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने हम पे यकीन किया है। जी। तो जिम्मेदारी लेना पहला कदम है, ये अपनी शक्ति को वापस पाना है। लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी का एहसास काफी नहीं है, उसे निभाने के लिए काबिलियत भी तो चाहिए, है ना? और यहीं पर लेखक की दूसरी बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। जिम्मेदारी लेने का साहस तो कर लिया, पर अगर उसे पूरा करने की क्षमता ही नहीं है तो वो सिर्फ एक खोखला वादा रह जाएगा। यहीं पर लेखक का दूसरा औजार काम आता है, काबिलियत यानी एबिलिटी। और इसे समझाने के लिए वो एक बहुत ही दिलचस्प लाइन लिखते हैं, साजिशें सिर्फ उन्हीं के खिलाफ होती हैं जो उड़ना जानते हैं। हाँ, ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई। जी। इसका सीधा मतलब तो यही है कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, चुनौतियां आएंगी ही आएंगी। सही है। लेकिन इसका एक और गहरा मतलब है। जी। इसे पहली बात से जोड़कर देखिए। जब आप कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, जब आप चुपचाप बैठे रहते हैं, तो किसी को आपसे कोई समस्या नहीं होती। अच्छा, आप किसी के रास्ते में नहीं आते।
साजिशें, विरोध, मुश्किलें, ये इस बात का सबूत हैं कि आपने जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया है। ये इस बात का संकेत है कि आपके कर्मों का असर अब दुनिया पर पड़ रहा है। और यही तो वो पहला कदम है जो कुछ लिखने लायक करने की ओर जाता है। ये मुश्किलें असल में माइलस्टोन हैं जो बताते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। वाह, ये एक बिल्कुल नया नजरिया है। मतलब मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक संकेत मानना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई उनकी कांच से शीशा बनने की कहानी भी है। हाँ, और वो काबिलियत बढ़ाने की प्रक्रिया को बहुत खूबसूरती से समझाती है। लेखक कहते हैं कि शुरुआत में हर व्यक्ति एक कांच के टुकड़े की तरह होता है, तेज, धारदार, लेकिन कच्चा। वो दुनिया को चुभता है, शायद उसके अनुभव की कमी या उसके अधूरे ज्ञान की वजह से। लेकिन जब वो मेहनत की भट्टी में तपता है, खुद को घिसता है, अपनी कमियों पर काम करता है, तो वही कांच का टुकड़ा एक चमकता हुआ शीशा बन जाता है। और फिर वही दुनिया जिसे वो कभी चुपता था, उसे देखने आती है, उसकी चमक की तारीफ करती है। ये काबिलियत हासिल करने की यात्रा है, चुभने वाले कांच से दुनिया को रास्ता दिखाने वाले शीशे तक। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लास्ट हो कोई बात नहीं, पर फास्ट बनो। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? अगर किसी के पास सीखने के लिए सही संसाधन ही ना हो या उसका माहौल ही उसे आगे बढ़ने से रोक रहा हो, तो सिर्फ तेजी से सीखने की इच्छा शक्ति क्या काफी है? देखिए, लेखक ये नहीं कह रहे कि हालात मायने नहीं रखते, बिल्कुल रखते हैं। लेकिन उनका फोकस इस बात पर है कि आपके नियंत्रण में क्या है। अच्छा। और वो है आपकी सीखने की रफ्तार और आपका रवैया। अच्छा। फास्ट होने का मतलब सिर्फ तेजी से किताबें पढ़ना नहीं है। इसका मतलब है जिज्ञासु होना, सवाल पूछना, हर अनुभव से सीखना, फीडबैक के लिए खुला रहना। आज के दौर में इंटरनेट पर इतना ज्ञान मुफ्त में उपलब्ध है। फास्ट लर्नर वो है जो संसाधनों की कमी का रोना नहीं रोता, बल्कि जो भी उपलब्ध है उसका पूरा इस्तेमाल करता है। वो व्यक्ति हमेशा उस इंसान से आगे निकल जाएगा जिसके पास सब कुछ था लेकिन सीखने की भूख नहीं थी। तो हाँ, इच्छा शक्ति काफी नहीं है, लेकिन शुरुआत वहीं से होती है। ठीक है, तो हमारे पास जिम्मेदारी की कलम है और हमने मेहनत से काबिलियत की स्याही भी भर ली है। लेकिन कहानी आगे तब बढ़ेगी जब हम लिखना शुरू करेंगे, यानी फैसले लेंगे। और लेखक का मानना है कि ये फैसला हमें खुद लेना होगा। वो कहते हैं कि क्या बनना है ये दूसरों से डिस्कस करके नहीं, बल्कि खुद डिसाइड करके तय होता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम अक्सर सलाह के नाम पर अपनी निर्णय लेने की शक्ति दूसरों को सौंप देते हैं, 10 लोगों से पूछते हैं और अंत में इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि वही करते हैं जो सबसे आसान लगता है। यहीं पर लेखक हमें चेतावनी देते हैं। वो 2 रास्तों की बात करते हैं, एक आसान और एक कठिन। हाँ, और उनका कहना है सही रास्ते कभी आसान नहीं होते और आसान रास्ते कभी सही नहीं होते। ईमानदारी से कहूँ तो ये एक ऐसी बात है जो हम सबने कई बार सुनी है। ये एक कहावत जैसी लगती है। लेखक इसे सिर्फ एक कहावत से आगे कैसे ले जाते हैं, असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, ये एक क्लीशे लग सकता है, लेकिन इसकी गहराई तब समझ आती है जब आप इसे असल जिंदगी के फैसलों पर लागू करते हैं। मुझे अपने कॉलेज का एक दोस्त याद आता है। हम सब कैंपस प्लेसमेंट में अच्छी सुरक्षित नौकरियों के पीछे भाग रहे थे। आसान रास्ता था, एक बड़ी कंपनी ज्वाइन करो, अच्छी सैलरी, सेट लाइफ। लेकिन उसने वो रास्ता छोड़ दिया और एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया जो पर्यावरण के लिए काम करता था। वो कठिन रास्ता था। अच्छा। पहले 2 साल बहुत संघर्ष था, पैसे नहीं थे, कोई स्थिरता नहीं थी। हम सबको लगता था कि उसने गलती की। आज 10 साल बाद हम सब अपनी अपनी नौकरियों में एक ही तरह का काम कर रहे हैं और वो अपनी कंपनी से हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहा है। उसे जो संतुष्टि और अनुभव मिला, वो उस आसान रास्ते पर कभी नहीं मिलता। लेखक का यही मतलब है, आसान रास्ता आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है, लेकिन कठिन रास्ता आपको वो इंसान बनाता है जो आप बन सकते थे। ये एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है और ये सब वापस उसी बात पर आता है जिससे हमने शुरुआत की थी, एक विरासत छोड़ जाना। कर्म ही व्यक्ति को अमर बनाते हैं, बातें नहीं। दिन के अंत में आपने क्या सोचा, क्या योजना बनाई, ये सब मायने नहीं रखता है। मायने सिर्फ ये रखता है कि आपने असल में किया क्या। और वो कर्म, वो एक्शन कहाँ से शुरू होते हैं? क्या हमें दुनिया बदलने के लिए कुछ बहुत बड़ा करना होगा? नहीं, और लेखक इसी भ्रम को तोड़ते हैं। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। देश को बदलना है, समाज को बदलना है। लेखक कहते हैं, अगर देश को बदलना है तो रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है और वो आपके घर से शुरू होता है। बदलाव की शुरुआत खुद से करो, अपनी आदतों को सुधारो, फिर अपने परिवार की जिम्मेदारी लो और फिर अपने समाज की। हर दिन किया गया एक छोटा सा अच्छा काम
अपना काम पूरी ईमानदारी से करना, सड़क पर कचरा न फेंकना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, ये सब उस बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। महान कर्म छोटे छोटे सही कामों का जोड़ी तो होते हैं। तो कुल मिलाकर इस लेख का सार ये है कि जीवन कोई लॉटरी नहीं है जो संयोग से अच्छी या बुरी लग जाती है। ये एक कैनवस है और हमारे हाथ में कलम भी है और स्याही भी। जिम्मेदारी वो कलम है जो हमें लिखने का अधिकार देती है। काबिलियत वो स्याही है जिससे शब्द सुंदर बनते हैं, और हमारे फैसले वो कहानी है जो हम लिखते हैं। एकदम सही। और सबसे जरूरी बात यह है कि कहानी बाहर की दुनिया में लिखने से पहले हमें उसे अपने अंदर लिखना होता है। जो व्यक्ति खुद को बदलने का साहस रखता है वही दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। सही बात है। मजबूत और स्पष्ट हो जाते हैं तो बाहर की चुनौतियां खुद ब खुद छोटी लगने लगती हैं। ये चर्चा वाकई बहुत गहरी थी। ये लेख हमें याद दिलाता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। बिल्कुल। ये हमें सिर्फ प्रेरित नहीं करता बल्कि एक्शन लेने के लिए एक फ्रेमवर्क, एक नक्शा भी देता है। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। लेखक अपने लेख में 100% जिम्मेदारी लेने पर बहुत जोर देते हैं और हमने इस पर बात भी की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जीवन में उन बाहरी परिस्थितियों की क्या भूमिका है जो किसी के नियंत्रण में बिल्कुल नहीं होती। जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदा, कोई बड़ी आर्थिक मंदी या कोई ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो कुछ लोगों के लिए अवसरों को सीमित करती हो। व्यक्तिगत जिम्मेदारी और इन बड़े बाहरी हालात के बीच एक व्यक्ति संतुलन कैसे बना सकता है? कहाँ पर हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है और हालात की शुरू होती है? इस पर जरूर सोचिएगा।